Good morning, students. Welcome back to our channel. This is Kamna, your geology educator, and today we are going to discuss the syllabus for BSc first semester. BSc first semester के लिए आज हम syllabus discuss करने वाले हैं. What all you are going to study? You have already 12th pass आपने कर दिया, entrance वगैरह सब कुछ दे लिया. You have got the result, सब कुछ final हो चुका है. अब आपको क्या करना है? You have to focus on your syllabus. आपको अपनी जो preparation है, जो जर्नी है वो अभी से स्टार्ट कर देनी है सो दैट यू डोंट रिग्रेट लेटर. आप अभी से पढ़ना शुरू करोगे. इट वुड बी कन्वीनियंट, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन. तो हम क्या करेंगे आज? सबसे पहले हमारा काम है वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस. 12th में तुमने बायो में जूलॉजी भी पढ़ा होगा, बॉटनी भी पढ़ा होगा. खैर बीएससी फर्स्ट ईयर में तो बॉटनी जूलॉजी दोनों ही मिलने वाला है. आगे चलोगे जब तुम फर्दर जाओगे, बीएससी सेकेंड ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर में जाओगे, तो यू विल हैव टू चूज़ वन. मतलब आप सारे सब्जेक्ट को लेकर के नहीं चलोगे. इनिशियली तुम्हारे पास इफ़ यू आर फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड, तुम्हारे पास बॉटनी रहेगा, जूलॉजी रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा. फर्दर जैसे जैसे तुम हाई लेवल में जाओगे तो आपको एक एक सब्जेक्ट एलिमिनेट करना पड़ता है. इधर यू विल गो विद जूलॉजी और बॉटनी या फिर केमिस्ट्री लेकर के चलना है. सो उस हिसाब से आप क्या करोगे? दिस इज़ द टाइम जब आपको अपना इंटरेस्ट भी डिस्कवर करना है कि आपका इंटरेस्ट किधर जा रहा है, आपका जो इंटरेस्ट है वो किधर अलाइन हो रहा है, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन जूलॉजी और बॉटनी और सम अदर सब्जेक्ट. तो ये सारी चीज़ें माइंड में रख करके आपको पढ़नी है. सेकेंड थिंग, जो एग्जामिनेशन होते हैं इस फील्ड में, जो हमारी फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जैसे कि ICMR हो गया, DBT हो गया, गेट है, नेट है, CSIR नेट एंड UGC नेट. तो ये सारी चीज़ें, ये जो स्पेसिफिकली दिस वन हमारा कहाँ गया भाई, ये जो हमारा यूनिट रहने वाला है, यानी बेसिक फर्स्ट ईयर में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो सिलेबस आपका है कंसिस्टिंग ऑफ 7 यूनिट्स, जिसमें आ रहा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेली, यानी बेसिकली दीज इज साइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी. ठीक है. तो ये जो स्ट्रक्चर है इस सिलेबस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है तुम्हारे कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वहाँ पे जो सिलेबस है वो इनसे बहुत ज़्यादा अलाइन करता है. ये सारे के सारे यूनिट्स, इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें वहाँ नहीं मिलने वाला है. हाँ, इसमें से एक भी ऐसा यूनिट नहीं है जो तुम्हें उन एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा जिनका मैंने अभी नाम लिया, जैसे गेट है. स्पेसिफिकली अगर बात करें CSIR नेट की, जो सबको ऑलमोस्ट देना ही देना होगा जब तुम BSc MSc फाइनल कर लोगे. तो सो कीपिंग दिस इन माइंड, ये माइंड में रखते हुए हम क्या करेंगे, अपना सिलेबस आज डिस्कस कर लो. उसके बाद से पढ़ना हम शुरू करेंगे अच्छे से, काफ़ी डिटेल तरीके से. उसके लिए इफ़ यू फील लाइक यू नीड अ बैच, इफ़ यू नीड समवन टू मेंटर यू, इफ़ यू नीड समवन टू गाइड यू, आपके साथ आपकी जर्नी में चले, आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करे, तो दिस इज़ आवर बैच. यू कैन एनरोल, जहाँ पे द बैच नेम इज सारथी, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी एंड मैथ्स. दीज आर द टीचर्स, ये आपके टीचर्स हैं. एंड वॉट ऑल यू विल गेट इन दिस बैच, थियरी क्वेश्चंस. यू आर गोइंग टू गेट द थियरी. आपको थियरी क्लासेस प्रॉपर मिलने वाली हैं, लाइव रहेंगी. क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्लास नोट्स, PDF सब कुछ ऐप में आपको मिलेगा. इंपॉर्टेंट MCQs कराए जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ आई टॉक अबाउट मी, तो आपको इनके साथ साथ माइंड मैप, रिवीजन सीट सब कुछ मिलने वाला है. यू डोंट नीड टू पुट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, कहीं भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है. यू विल गेट एवरीथिंग थ्रू द ऐप, सब कुछ आपको मिल जाएगा. सो इफ़ यू फील लाइक देयर इज़ अ नीड और यू रिक्वायर this push, so you can definitely enroll. The price is going to be 699 only. So let us proceed with the syllabus discussion for BSc first semester zoology. We are going to discuss the new updated syllabus for any university, जो भी यूनिवर्सिटी से आप हो सबके लिए. This is going to be beneficial. Just check it once. Unit 1 is structure and function of cell organelle. Unit 1 में हम डिस्कस करेंगे structure and function of cell organelle. सेल आपको पता है एज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, जो हम 9th से ही पढ़ना है इसके बारे में. उससे पहले भी पढ़ा था, बट स्पेसिफिकली हम 9 से इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं कि सेल था क्या. सेल वॉज बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. उसके बाद से हमने देखा कि सेल से कैसे हम एडवांस जाते हैं, टिश्यू पे डेवलप करें, टिश्यू से ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम. तो ये सारी चीज़ें तो स्कूल लेवल की हो गई, ये सारी चीज़ें तुमने स्कूल में डिस्कस करी थी. बस सेल को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करना, सेल को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करना, उसके पूरे जो भी स्ट्रक्चर उसमें इन्वॉल्व है और किस तरीके से वो काम करते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है, इन सबको इकट्ठे हम डिस्कस करते हैं किसमें, सेल बायोलॉजी में. सेकेंड यूनिट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनली. सेल देख लिया, ये दोनों बेसिकली सेम ही है. कुछ पार्ट जो है सेल के हम यूनिट 1 में कवर करेंगे और कुछ पार्ट सेल के यूनिट 2 में कवर करने वाले हैं. न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर.
क्योंकि न्यूक्लियस इज़ द प्राइम ऑर्गेनेली जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है. सो इट हैज़ गॉट अ सेपरेट यूनिट, इट इज़ ऑफ हाई वेटेज, इसका इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा है. सो इट हैज़ गॉट अ सेपरेट यूनिट और इसको हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे. यूनिट 4 टॉक अबाउट द सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग. सेल साइकिल इज, आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल में क्या पढ़ा था कि सेल का ड्यूरेशन क्या है डिवीज़न का. एक सेल से दूसरे सेल की बनने की जो प्रक्रिया थी, मतलब एक सेल हुआ, फिर वो डिवाइड करके 2 सेल बना, फिर वो डिवाइड करके 3 4, ऐसे जब वो मल्टीप्लाई करता जाता है, वैसे सेल साइकिल. इसमें 2 फेजेस तुमने देखे थे, इंटरफेज देखा था, एम फेज देखा था. इंटरफेज में क्या क्या था, G1S G2, और एम फेज में फर्दर मियोसिस और माइटोसिस पढ़ा था. ये सारी चीज़ें तो तुम ऑलरेडी 11th 12th में सब कुछ पढ़ के आए हो. उसको हम क्या करेंगे, फिर से पढ़ेंगे और हायर थोड़ा एडवांस वर्जन पढ़ने वाले हैं सबका. सेल डिवीज़न भी तुमने पढ़ रखा है जिसमें मियोसिस और माइटोसिस हमने देखा था. और क्या पढ़ा है, सेल सिग्नलिंग नहीं पढ़ा है. दिस इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली न्यू फॉर यू. सेल सिग्नलिंग इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली न्यू फॉर यू. ये यहाँ पहली बार आप ये टॉपिक पढ़ने वाले हो, समझने वाले हो, तो ये कॉम्प्लेक्स भी रहेगा क्योंकि इसके पहले कभी पढ़ा नहीं है, ये सारी टर्म्स सुना नहीं है. सो दिस इज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स. इसलिए जब ये टॉपिक आएगा यू आर गोइंग टू बी फोकस्ड हियर. Unit 5 talks about Mendelism and sex determination that you have already read in genetics. ये जो है तुम ऑलरेडी जेनेटिक्स में पढ़ के आए हो. मेंडलिज्म क्या था, मेंडल्स के लॉ क्या थे, इनकम्प्लीट मतलब कौन कौन से लॉ थे, 3 लॉ दिए थे ना उन्होंने, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ये 3 लॉ दिए थे. इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन अलग अलग टाइप का था, तो फिर पढ़ा था XX XY. और कौन से पढ़े थे, CW सेक्स डिटर्मिनेशन, XO सेक्स डिटर्मिनेशन. ये अलग अलग तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग का जेंडर है, जेंडर डिटरमाइन करना हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन. सो इन यूनिट 5 में हम मेंडल के लॉ की बात करेंगे, मेंडलिज्म को डिस्कस करेंगे और सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे. इन यूनिट 6 वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, द एक्सटेंडेड वर्जन. यहाँ तक तो 12th वाली चीज़ें तुमने देख ली. अब उसका एक्सटेंडेड वर्जन, उसमें और सी बहुत सारी चीज़ें आती हैं. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, एपिप्टेटिस क्या है. इसके अलावा वो कहाँ गया, पेडिग्री एनालिसिस भी तुम देखोगे, पेडिग्री एनालिसिस. और ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर तुम्हें समझ आ गया तो इसमें इतना मज़ा आता है इसको करने में. मतलब मम्मी पापा बच्चे भाई बहन सब तुम ऐसे इसको और रेक्टेंगल ऐसे कनेक्ट करके सब दिखाते हो, बहुत मज़ा आता है. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. अगर पेडिग्री एनालिसिस तुमने एक बार समझ लिया ना, फॉर एवर कभी भूलने नहीं वाला है और बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ने में. सो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ मेंडलिज्म यूनिट 6 में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द जीन एंड द इन्वायरमेंट. जीन थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है तुम्हारे पास. यहाँ पे जीन को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. यूनिट 7 जो है ह्यूमन क्रोमोजोम के बारे में. यूनिट 7 टॉक अबाउट द ह्यूमन क्रोमोजोम. तुम्हारे में कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46 या फिर 23 पेयर, ऐसे होता है ना. 46 बोलो या 23 जोड़े बोलो. अब इस 23 जोड़े में जो थे 23rd पेयर, यानी जो 23वां जोड़ा है उसको हम क्या कहते थे, वी यूज टू से इट एज सेक्स क्रोमोजोम या फिर एक्स क्रोमोजोम. उसको हम एक्स बोलते थे या फिर सेक्स क्रोमोजोम बोलते थे. और इनके अलावा जो 22 थे उनको हम क्या कहते थे, ऑटोजोम कहते थे. तो हम इनको स्टडी करेंगे, कैरियोटाइप देखेंगे, इनसे रिलेटेड जो भी सिंड्रोम वगैरह थे, डाउन सिंड्रोम क्या था या फिर क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या रहने वाला है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द 7 यूनिट्स. ये 7 यूनिट रही हैं आपकी. अब इस यूनिट में तुम क्या देखोगे, यूनिट 1 में देखो, जिसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों सेल पे बेस्ड है. यूनिट 1 एंड यूनिट 2 बोथ आर बेस्ड ऑन सेल एंड इट्स ऑर्गेनेली. तो पहले यूनिट में हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद इट्स केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड और प्रोटीन. तुम्हें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है परमिएबल होता है. वो क्या करता है, मूवमेंट अलाउ करता है. मूवमेंट, जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हायर, मतलब कंसंट्रेशन हटाओ, आउटसाइड और इनसाइड द सेल. अंदर सेल के अंदर से कुछ चीज़ें बाहर भेज रहा है, बाहर से कुछ चीज़ें अंदर लेके आ रहे हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये काम करेगा. इसका जो कॉम्पोजिशन होता है, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होता है. इन सर्टेन रेशियो इनका वेरी करता है, 55 एंड 45 यू कैन से इन जनरल. ठीक है, इन जनरल इतना रेशियो आप बोल सकते हो. अगर हम आरबीसी का रेफरेंस लेकर के चले तो केमिकल स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल एज सिंगल एंड जीएल निकोल्सन ने कौन सा मॉडल दिया था, एज सिंगल एंड जीएल निकोल्सन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था. और हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं अलॉन्ग विथ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या था,
ऐसे ऑर्गेनेली, कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गेनेली जिनका फंक्शन आपस में कनेक्टेड होता है, दे वर्क टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। वो सारे स्पेसिफिक 4 ही होते हैं, चारों क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करके फंक्शन कर रहे हैं और आपस में कनेक्टेड है थ्रू बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन। तो वी से इट एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वो सब इकट्ठे मिलके क्या बनाते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे प्रोटीन टारगेटिंग क्या है, सॉर्टिंग क्या है, एंडोसाइटोसिस क्या है और एक्सोसाइटोसिस क्या है। ये तो तुम्हें नाम बस क्लियर होगा कि एंडो और एक्सो होता है क्या है। एंडोसाइटोसिस मतलब कोई चीज़ इंगल्फ करना, जैसे अमीबा जो है अपनी स्यूडोपोडिया के थ्रू कोई चीज़ इंगल्फ कर लिया तो उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते थे। और सेल के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल था उसको सेल के बाहर निकाल देना, उसको हम क्या कहते थे, एक्सोसाइटोसिस कहते थे। तो वो भी यहाँ डिस्कस करेंगे, एंडो एक्सो, कॉम्प्लेक्स वर्जन, नॉट इतना सिंपल नहीं कि बस कुछ चीज़ अंदर ले लिया एंडो हो गया, बाहर कर दिया एक्सो हो गया। फिर प्रोटीन टारगेटिंग एंड सिग्नलिंग, दिस इज द एरिया दैट यू नीड टू बी फोकस्ड, क्योंकि अगेन दिस इज द न्यूअर टर्म। ये तुमने अभी तक 12 तक ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो यहाँ पे आप फोकस रहोगे। प्रोटीन टारगेटिंग और सॉर्टिंग क्या है। इसके अलावा हाँ यहाँ देख लो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आ कौन कौन रहा था, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन कौन थे। सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड कौन था, गोल्गी बॉडी, ठीक है। दिस वाज द सेल। सेल के अंदर तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर लगा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर यहाँ थी गोल्गी बॉडी, यहाँ से प्रोटीन निकला गोल्गी बॉडी में गया। गोल्गी बॉडी से निकलने के बाद जो वेस्ट था लाइजोसोम में जाता था और फिर वैक्यूल में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइजोसोम एंड देन वैक्यूल, ठीक। ये सब मिलकर के क्या करते हैं, हमारा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑल नेशनल बायोलॉजिस्ट, यानी जो हमारे इंडियन बायोलॉजिस्ट रहे थे, वेदर वो जूलॉजिस्ट हो, who have contributed to zoological and life sciences, as well as mark of tribute to ancient and modern biology will be included as part of continuous internal evolution। CIE के अंतर्गत हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे इंडियन जूलॉजिस्ट रहे थे जिनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा था इन आवर बायोलॉजिकल फील्ड या फिर रिसर्च फील्ड में। जैसे कि किसी का नाम बता दो, हरगोबिंद खुराना रहे थे, MS स्वामीनाथन रहे थे। ये लोग काफ़ी पॉपुलर इंडियन साइंटिस्ट है और इनका जो काम रहा है काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है, तो हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। साइटोस्केलेटन, वी विल डिस्कस व्हाट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन बेसिकली नाम से ही क्लियर है, स्केलेटन, सेल का एक जो स्केलेटन जो ढांचा प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, सेल के शेप को मेंटेन करेगा। कौन, साइटोस्केलेटन। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया तो इतना पॉपुलर ऑर्गेनेल है और एक लाइन इसकी तुम्हें सबको याद होगी क्या, पावर हाउस ऑफ सेल। कोई पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, तुम एक ही लाइन बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ATP प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या कहते थे, इट इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, क्योंकि इसके पास इसका खुद का DNA है, ये क्या करता है, अपना रेप्लिकेशन खुद ही कर सकता है, ठीक है, इट कैन सेल्फ रेप्लिकेट। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर कैसा था, सॉसेज शेप का था, डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके मेम्ब्रेन में ऐसे एक तो दो मेम्ब्रेन हो गया और ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम क्या बोलते थे, क्रिस्टी बोलते थे, दिस इज क्रिस्टी। और इसके अंदर के मटेरियल को क्या कहते थे, मैट्रिक्स बोलते थे। इस पे लगे होते थे क्या, ऑक्सीसोम्स लगे होते थे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था माइटोकॉन्ड्रिया का। इसमें हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो यही होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, पेरोक्सिसोम एंड राइबोसोम। राइबोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन भी डिस्कस करोगे। राइबोसोम तुमने कितना पढ़ा, 70s पढ़ा होगा, 80s पढ़ा होगा, ये दो पढ़ा होगा आई थिंक 12th तक। तो यहाँ हम राइबोसोम के उसके स्ट्रक्चर को देखोगे। 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक लार्जर होता है, एक स्मॉलर होता है। उसका फंक्शन क्या है, इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ये प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स क्या थे, प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, बेसिकली दे डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस। उनके पास जो मटेरियल होता है उनको हम न्यूक्लियोइड कहते थे। और ये जो है यूकैरियोट्स क्या थे, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होता है। तो हम न्यूक्लियस देखेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। केमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन न्यूक्लियस का, याद है न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस कैसा था, डार्क डेंसली स्टेन्ड मटेरियल था ना, और ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। इसके भी जो होते हैं मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होते हैं, बीच बीच में पोर प्रेजेंट था जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते थे। इसके मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप कह रहे थे।
और इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड होता है, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, हम डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को, उसके कॉम्पोजिशन को डिस्कस करने वाले हैं। डीएनए की सुपर कॉलिंग, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद टाइप ऑफ डीएनए एंड आरएनए। यू आर गोइंग टू स्टडी बेसिकली 3 टाइप ऑफ डीएनए हियर। डीएनए सुपर कॉलिंग, क्रोमेटिन का ऑर्गेनाइजेशन, तुमने क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन का भी तुम्हारे पास बेसिक आइडिया होगा, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, इफ़ यू रिमेंबर पढ़ा था। और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम भी एनसीईआरटी में ये भी डिस्कस्ड है। 5 कितने तरीके के क्रोमोसोम तुम्हें बताया गया वहाँ पे, टीलोसेंट्रिक था और क्या था, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ऐसे करके कुछ 4 या 5 तरह के क्रोमोसोम एनसीईआरटी में मेंशन है, जो तुमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। सेल डिवीजन की बात की जाए तो माइटोसिस एंड मियोसिस याद है। भाई इंटरफेस कहाँ गया, सेल डिवीजन, इंटरफेस चलो वो रहने दो, माइटोसिस मियोसिस ही कर लो। तो सेल साइकिल, हाँ सेल साइकिल में आएगा, सेल डिवीजन माइटोसिस मियोसिस ही इंक्लूड कर रहा है। अगर सेल साइकिल होता तो हम इंटरफेस बोलते और फिर एम फेज बोलते। एम फेज के अंदर जाता है मियोसिस एंड माइटोसिस, और इंटरफेज में क्या आता है, G1S एंड G2। ये भी तुम 12th में पढ़ के आए हुए, 11th या फिर 12th में। सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन, एपोप्टोसिस द न्यू वर्ड। सेल का रेगुलेशन, सेल साइकिल तो बेसिक आइडिया ले रखा है, रेगुलेशन तुम्हें नहीं पता है, एपोप्टोसिस तुम्हें नहीं पता। सिग्नल ट्रांसडक्शन, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग एंड सेल्स, ये तो सेल सरफेस रिसेप्टर्स हाईली इंपॉर्टेंट है, वाया जीन प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स एंड GAK STAT पाथवे। ये जो कंप्लीट तुम्हारा यूनिट रहेगा, इसके पास इसके अगर तुम प्रायर नॉलेज की बात की जाए तो प्रायर नॉलेज इस यूनिट में तुम्हारे पास सिर्फ 20 to 30% रहने वाला है। सो ये इस यूनिट को समझने में तुम्हें दिक्कतें होंगी, इसके लिए यहाँ पे यू आर गोइंग टू बी मोर कंसनट्रेटेड। जब भी जब भी इसका लेक्चर डिलीवर होगा आप मिस नहीं करोगे, यू आर गोइंग टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स और काफ़ी अच्छे से ये सब रिकॉल करते हुए, रिवाइज करते हुए पढ़ना है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, अब हम आ गए हैं मेंडल के पास, जहाँ हम डिस्कस करेंगे व्हाट वर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। मेंडल के लॉ क्या क्या रहे थे, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड प्रोसेस क्या थे। तो मेंडल लॉ तुमने पढ़ रखा है, अभी बताया मैंने क्या क्या थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके अलावा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या था। जब एक कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने क्रॉस कराया था मोनो नाम दिया था, और जब 2 करके लेकर क्रॉस कराया था तो डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल था वो टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट वाला ना, दिस वॉज टॉल लिया और ऐसे क्रॉस करा दिया, स्मॉल टी ले क्या दोनों ऐसे क्रॉस करा दिया, तो उनको बच्चे कैसे मिले थे, ऐसे ऐसे मिले थे। ये तुम पढ़ के आए हो जेनेटिक्स में ऑलरेडी, और ये सारे कैसे रहते, सारे के सारे टॉल थे। सो दिस वॉज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फर्दर इन्होंने इन दोनों को लेकर के क्रॉस कराया था TT इंटू TT, और फिर इसको क्रॉस कराने के बाद देखा तो क्या रेशियो मिला था, जीनोटाइप था 1:1, फिनोटाइप था 3:1, क्योंकि 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। इसके अलावा डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या एग्जाम्पल लिया था उन्होंने, स्नैपड्रैगन वाला ना, उसमें क्या लिया था, कैपिटल R WW, स्मॉल r WW, ठीक। फिर इसको क्रॉस कराया और फिर जो भी प्रोजेनी आई फिर उसको फर्दर क्रॉस कराया, तो उसको क्या नाम दिया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस का नाम दिया था। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या था, कंप्लीट डोमिनेंस तब कह रहे थे जब डोमिनेंट एलील जो है वो कम्प्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है और रिसेसिव को बिल्कुल ही वो एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, तो इसको हम कंप्लीट डोमिनेंस कह रहे थे। जैसे कि ये वाला टॉल पी प्लांट और ड्वार्फ पी प्लांट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखा था, जब दोनों ही एलील अपने आप को इनकम्प्लीट वॉज दिस वन, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच का इंटरमीडिएट हमें मिला था। डोमिनेंट वाला क्या था, रेड वाइट, और एक दूसरा एग्जांपल ले लो जैसे कि पर्पल नहीं मान सकते, कोई सा भी कलर तुम इमेजिन कर लो, कोई फ्लावर है, कोई फ्लावर है, मान लो दिस इज पिंक कलर,
पिंक नहीं बना रहे, रेड बना रहे हम। एक फ्लावर है ऑफ रेड कलर, और एक और फ्लावर है ऑफ रेड कलर, इसको थोड़ा अलग बना दो। अब एक फ्लावर वाइट कलर का, नाउ वी हैव टू क्रॉस बोथ ऑफ देम। यहाँ भी क्रॉस करा दिया, यहाँ भी क्रॉस करा दिया। यहाँ पे क्या होता है, जो तुम्हें प्रोजेनी मिलेगी वो मान लो ये जो था ये डोमिनेंट था, दिस वाज डोमिनेंट, और ये रिसेसिव था। यहाँ पे जो प्रोजेनी मिली वो रेड रही, यानी जो ऑफ स्प्रिंग आया, जो बेबी आई, जो फर्स्ट जनरेशन आई वो रेड रही है, डोमिनेंट है, यानी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। इसको नहीं एक्सप्रेस होना देगा, ये तगड़ा वाला है, ये जब तक मौजूद है यही दिखेगा, इसको नहीं दिखने देगा, तो इसको हम डोमिनेंट कहेंगे। रिसेसिव वो है जो थोड़े से वो बच्चे मतलब जो दब जाते हैं, ये इसके सामने ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, ये कमज़ोर पड़ जाता है, इसकी जो क्वालिटी है, इसके जो फीचर्स है वो छुप जाते हैं। तो इस केस में ये जो डोमिनेंट वाला सिर्फ अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो हम क्या कहते थे, कंप्लीट डोमिनेंस, ये कंप्लीटली इसको डोमिनेट कर दे रहा है, ये कंप्लीट डोमिनेंस हो गया। जबकि ये वाला केस, जब मान लो कोई फ्लावर था, ये फ्लावर है और ये वाइट फ्लावर रहा, इनका हमने क्रॉस कराया तो हमें एक अलग ही वैरायटी देखने मिली, विच वॉज ऑफ पिंक कलर। ये क्या बन रहा है, ऐसे पिंक फ्लावर्स आ गए, देखो देखो। तो इस वाले केस में ये तुम्हारा डोमिनेंट था, ये रिसेसिव था, ये ऑफ स्प्रिंग आ गया। ऑफ स्प्रिंग ना डोमिनेंट से रिजेंबल कर रहा है ना रिसेसिव से रिजेंबल कर रहा है, इसको हम क्या कह रहे थे, इसको हम कह रहे थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और को डोमिनेंस क्या था, एक और पढ़ा था को डोमिनेंस। को डोमिनेंस में पढ़ा था कि जब दोनों ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस करें, जैसे कि ABO ब्लड ग्रुपिंग में तुम देखते हो जो दो एलील हैं IA IB अगर एक साथ प्रेजेंट है तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ब्लड ग्रुप हमारा क्या बन जाता है, AB बन जाता है। तो इस टाइप के डोमिनेंस को हम क्या कह रहे थे, को डोमिनेंस कह रहे थे। इसी पे थे ना, हाँ। इसके अलावा क्या डिस्कस करना है, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी, जो अगेन आपके लिए न्यू टर्म आ गया, पहले नहीं पढ़ा है। जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, environmental sex determination system, sex determination in Drosophila, sex determination in humans, highly important sex linked characteristic and dosage compensation। ठीक है, तो इसमें ये जो पहली दो सब टॉपिक्स रहे हैं, मेंडेल्स लॉ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसका बेसिक आइडिया आप रखते हो। और इसके अलावा ये बाकी सारी चीज़ें हैं, ये आपके लिए न्यू रहने वाला है। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन इलेबोरेटेड फॉर्म। हम कहाँ थे, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म में मेंडलिज्म देखिए, अब हम उसका एक्सटेंशन देखेंगे और इसमें क्या क्या पढ़ोगे, मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, जीन इंटरेक्शन कैसे होता है, व्हाट आर मल्टीपल एलील्स। जैसे ABO ब्लड ग्रुपिंग में एक कैरेक्टर के लिए मल्टीपल एलील्स है तो उसको मल्टीपल एलीलिज्म कहेंगे। जीन इंटरेक्शन कैसे होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हम देखने वाले हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट, यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग है उसके पास द क्रोमोजोम्स, जो जेनेटिक मटेरियल आ रहा है वो मदर से भी आ रहा है और फादर से भी आ रहा है। फादर है तो हम पैटर्नल यूज़ करते हैं और अगर मदर है तो मैटरनल यूज़ करते हैं। तो मदर का जो क्रोमोजोम है उसका क्या इफेक्ट रहेगा, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ मैटरनल क्रोमोजोम, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, मैटरनल इफेक्ट कहेंगे। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एंड एंटिसिपेशन, interaction between gene and environment, environmental effect on gene expression, inheritance of continuous characteristic, everything new for you. Human karyotype, chromosomal anomalies, structure and numerical abbreviation with example of pedigree analysis. So this one, karyotype, pedigree analysis and chromosomal abnormalities, ये गलत लिख दिया है,
क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ यानी क्रोमोसोम में जब कोई डिफेक्ट हो जाता है उसके डुप्लीकेशन की वजह से या डिलीशन की वजह से या ट्रांसलोकेशन की वजह से, तो उसमें अलग अलग हमें एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। तो कुछ तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जेनेटिक्स में ही पढ़ा है शायद, कहाँ पढ़ा था, जेनेटिक डिसऑर्डर में पढ़ा था ना, कुछ जेनेटिक सेक्स लिंक डिसऑर्डर पढ़े थे, कुछ ऑटोजोमल लिंक डिसऑर्डर पढ़े थे। अगर एक्स क्रोमोसोम से लिंक बीमारियाँ तो हमने सेक्स लिंक में डाल देते, और इसके अलावा 22 जो क्रोमोसोम होते हैं उससे एसोसिएटेड है तो ऑटोजोमल लिंक डिसऑर्डर्स में डाल देते हैं। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी पेडिग्री एनालिसिस ह्यूमन कैरोटाइप पे तुम्हारा ज़्यादा फोकस रहने वाला है, ये हाईली इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रेम किए जाते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, एमएससी में भी है और फिर फर्दर एग्जामिनेशन के लिए भी है। इम्यूनोलॉजी में क्या, तुम अपने इम्यून सिस्टम को बायोलॉजिकल यानी कि इफ आई सी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है ना, यानी बिल्कुल इंटरनल तक जाना, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, व्हाट ऑल छोटी सी छोटी क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, वो कैसे टुगेदर फंक्शन कर रही है, इन सबको हम स्टडी करेंगे कहाँ पे, इम्यूनोलॉजी में। इनेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी ये पढ़ा हुआ है। इनेट इम्यूनिटी क्या थी, द इम्यूनिटी जो प्रतिरोधक क्षमता तुम्हें मिलती है बाय बर्थ, जन्म से प्राकृतिक तौर पे तुम्हारे अंदर मौजूद है, उसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी, वो एक्वायर्ड का मतलब वो जन्म के बाद तुमने इन्वायरमेंट से उसको ग्रहण किया है, उसको सीखा है, उसको तुम्हारी बॉडी ने अडॉप्ट किया है, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी। ये नॉन स्पेसिफिक होती है। जो इनेट ये जो होती है स्पेसिफिक होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है स्पेसिफिक होती है, यानी सर्टेन डिजीज़ के लिए ये फंक्शन करती है। तुम्हें टाइफॉइड हुआ तो टाइफॉइड के अगेंस्ट कुछ माइक्रोब्स तुम्हारी बॉडी में बने हैं, तो अगेन जब टाइफॉइड होगा तब ये स्पेसिफिकली उसी बीमारी पे एक्ट करेंगे और उससे तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जबकि जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, इट इज़ गोइंग टू फंक्शन इन एनी डिजीज़, वो हमेशा तुम्हारे लिए काम करेगी। एडॉप्टिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी जो एंटीबॉडीज़ थी जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, वो अलग अलग तरीके की होती है, उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करोगे और उसके काम को डिस्कस करोगे। हाईली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ, और इससे वाइवा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज करते हैं। तुम्हें रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह बनाने को मिलेगा तो उसमें ये टॉपिक भी होता है, जनरली ये टॉपिक मिलता है, एंड इफ़ यू आर चूजिंग दिस वन तो इट इज़ वेरी कॉमन कि हाँ तुम्हें एंटीबॉडी से क्वेश्चन वो अराइज करेंगे ही करेंगे। कौन कौन से थे, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ए, एम, डी, ई, 3 to 5, ये 5 तरीके की हम एंटीबॉडीज़ को यहाँ डिस्कस करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी को डिस्कस करेंगे। इम्यून सिस्टम, इनेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी, क्लोनल सिलेक्शन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये तुम पढ़ के आए हो। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो टी सेल्स के कंट्रोल में, ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो बी सेल के कंट्रोल में। बी सेल कहाँ प्रेजेंट थी, ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट थी और एंटीबॉडीज से एसोसिएटेड है, और टी सेल इम्यूनिटी टी सेल से रिलेटेड है। इम्यूनोग्लोबुलिन एंड टी सेल रिसेप्टर जीन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईजीजी, लोकाई, मोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। इसके अलावा हम HLA कॉम्प्लेक्सेस, जो अभी तुमने सुना भी नहीं होगा, MSC, बेसिकली इसमें हम MSC को डिस्कस करने वाले, जो MSC कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल द थिंग्स जो आपको इस बारे पढ़ना है। और इस 7 यूनिट में तुमने क्या देखा, ऑलमोस्ट हर यूनिट की 30% चीज़ें, हर यूनिट में लगभग 30% चीज़ें ही ऐसी हैं। अगर हम पहले 2 को एलिमिनेट कर दे तो पहले 2 को एलिमिनेट करने के बाद बाकी जो यूनिट तुम्हारे सामने है 1 2 3 4 5, इन 5 यूनिट की सिर्फ 20 से 30% चीज़ें हैं जो तुम प्रायर अभी पढ़ के आए हो 11th-12th में। बाकी सारी चीज़ें 70 to 80% चीज़ें तुम्हारे लिए न्यू हैं, एंड thus it is going to be complex while studying. So you need to be highly concentrated and attentive during the classes. This was all. This is going to be the syllabus for you, and this is very important. The reason I already mentioned why it is going to be valuable, because not only for the semester, it is going to be important for your competitive examination. It could be GATE, it could be CSIR NET, it could be ICMR, it could be DBT, it could be IIT JAM or whatever. Okay, so this was all. I hope you liked the video. Thank you so much.